हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैतव्य क्लासेस में। डेली के न्यूज़ एनालिसिस क्लास में हम लोग जनसत्ता के जो प्रमुख खबर देखते हैं और ये हमारे करंट अफेयर्स में काफ़ी ज़्यादा योगदान करेगा। हम लोग चलिए स्वागत स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास। आज है बुधवार 20 तारीख यानी 20 मार्च 2024। आज की जो प्रमुख खबर है वो क्या क्या दिया गया, हम चलिए वो उसे देखते हैं। अभी हाल ही में उत्कृष्टता के लिए रामनाथ 17वां रामनाथ गोयनका पुरस्कार दिया गया। ये किस चीज़ में? यह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। इसे कौन दिए हैं? जो हमारे सड़क एवं परिवहन मंत्री है नितिन गडकरी जी ने दिल्ली में मंगलवार को आयोजित कार्यक्रम के में रामनाथ गोविंद एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड की विजेता लगभग 2021 और 2022 दोनों के विजेताओं को दिया गया है। इसमें लगभग 44 पत्रकार शामिल है जो 2021-22 दोनों को मिला करके है। ये जो है 17वां रामनाथ गोयनका पुरस्कार है और इसमें कहा गया है कि हम दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में काम कर रहे हैं, ऐसा गडकरी जी ने कहा है। आयोजित समारोह में गडकरी ने 2021-22 की उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए ये पुरस्कार दिया है। और वहीं देखते हैं केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री के साथ साथ राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जो वहीं देखते हैं कि केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के अध्यक्ष विवेक गोयनका और द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के कार्यकारी निदेशक अनंत गोयनका एवं जूरी सदस्य न्यायमूर्ति BN श्रीकृष्णन भी यहाँ पे हाजिर थे। चलिए देखते हैं वहीं पे जो एक और खबर है जिसमें देखने को मिल रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पशुपति कुमार पारस ने अभी इस्तीफा दे दिया है। इन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल पशुपति कुमार पारस जो ये इस्तीफा दे दिया। भाजपा के साथ कई तनबन इनका चल रहा था और इन्हीं के साथ इन्होंने इस्तीफा दे दिया। इन्होंने कहा है कि हम भाजपा में रहते हुए उनकी काफ़ी ज़्यादा योगदान इज्जत किया हूँ। वही प्रधानमंत्री इस्तीफे की इन्हें जो नोटिस है किन्हें भेज दिया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजी गई है। और इस्तीफे के दिन बाद पारस ने मीडिया के समक्ष आरोप लगाया कि भाजपा लोकसभा चुनाव के लिए बिहार में सीट बंटवारे की बातचीत में शामिल नहीं करके उनकी यानी कि बिहार में जो सीट बंटवारा की बातचीत था उनमें इनको शामिल नहीं किया गया, इन्हें शामिल नहीं किया गया, इसीलिए ये थोड़ा सा कहते उदास थे, इसलिए इन्होंने क्या किया? इस्तीफा दे दिया है। वही सुप्रीम कोर्ट में CAA कानून को कोर्ट ने इस पर रोक लगाने के लिए लगाया गया था, जो कि कोर्ट ने इसे इनकार कर दिया कि नहीं, इस पर रोक नहीं लगेगा। वही सुप्रीम कोर्ट नागरिक संशोधन कानून है ये CAA क्या है? नागरिक संशोधन कानून के क्रियान्वयन पर फिलहाल रोक लगाने से मंगलवार को क्या कर दिया? इनकार कर दिया गया है। इसमें कहा गया 237 लगभग याचिका दर्ज किया गया। इस पर रोक लगाने के लिए लगभग 237 याचिका दाखिल की गई है। वही प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने इस मामले पर सुनवाई की है। वही भारत सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का वक्त मांगा, जिसमें कि इन्हें 3 हफ्ते का वक्त दिया गया है। वहीं देखते हैं कि ये इसमें मुख्य बातें क्या है। न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कहा है कि पहले से जारी आदेश के मुताबिक असम के मामले की सुनवाई अलग से की जाएगी। वहीं याचिका के अंतर्गत वकील ने कहा कि अनुसूचित 6B4 कहता है कि CAA असम के कुछ आदिवासी क्षेत्रों पर नहीं होगा, यानी कि असम का जो कुछ आदिवासी क्षेत्र है उस पर लागू नहीं होगा। और साथ साथ मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम पूरी तरह से इससे बाहर रखा गया। और इस प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि पूरा राज्य बाहर नहीं है, यानी कि न्यायाधीश कह दिया कि पूरा राज्य बाहर नहीं है, इसमें जो वही क्षेत्र बाहर है जो 6B के अंतर्गत 6वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। देखते हैं 6वीं अनुसूची क्या कहता है हमारे संविधान के। 6ठी अनुसूची के अंतर्गत जो है कि जो कुछ 4 राज्य है पूर्वी भारत के जो 4 राज्य है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन क्षेत्रों के जनजातीय क्षेत्रों को प्रशासन के बारे में उपबंध किया गया, यानी कि इस क्षेत्र के प्रशासन जो जनजातीय क्षेत्र है इसके प्रशासन के बारे में बात की गई है। वहीं कभी कताल हम देखते हैं जो 7वीं अनुसूची के बारे में तो आप लोग को पता होगा। वहीं 5वीं अनुसूची के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। ये जो अनुसूची है कई सारे क्षेत्रों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन वो नियंत्रण के बारे में ये उपबंध करता है। वहीं 5वीं अनुसूची के अधीन जो है जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों
को अंतरण अंकित और शून्य घोषित किया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं कि क्या कहता है। वही लोकसभा चुनाव की वजह से यूपीएससी की अभी जो हाल ही में यूपीएससी की परीक्षा है इसे स्थगित कर दिया गया। अब इसे 16 जून को कराए जाने की बात की गई है। इस बार जो है लगभग कुल सीट इस साल जो है CSE के लिए कुल पद 1056 और IFS के लिए 150 पद के सूचित किया गया है। वही देखते हैं कि भारत 2023 से 24 अभी हाल ही में प्रदूषण सूचकांक जारी किया गया। दिल्ली इस बार पूरी दुनिया में राजधानी के तौर पर अगर सभी देश की जो राजधानी है उसमें दिल्ली का जो है सबसे ऊंचा स्तर यानी कि सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी कोई है तो वो दिल्ली है। इस बार भारत में लगभग 30 शहरों में 30 सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में से जो 22 शहर है वो सिर्फ भारत से ही है। उसमें भी 8 शहर जो है आपको उत्तर प्रदेश से देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश में आप यहाँ पे देख सकते हैं जो 8 शहर उत्तर प्रदेश के जो 8 शहर दुनिया के 30 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में शामिल है, जिसमें से कानपुर और लखनऊ बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित शहर है। चलिए इसमें देखते हैं कुछ खास क्या पूरी बात क्या है। दिल्ली को सबसे खराब वायु गुणवत्ता वाले राजधानी शहर के रूप में दर्ज किया गया है। वहीं देखते हैं कि जबकि बिहार और बेगूसराय दुनिया का सबसे प्रदूषित महानगर क्षेत्र बन गया है। बिहार का जो बेगूसराय है सबसे प्रदूषित महानगर बन गया। वहीं पिछले साल इसका कहीं नाम निशान भी नहीं था। ये जो संस्था है कौन जारी करता है? स्विट्जरलैंड का संगठन IQAR की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार औसतन वार्षिक 54.4 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर की PM2.5 सांद्रता के साथ भारत 2023 में 134 देशों में तीसरा सबसे खराब वायु गुणवत्ता वाला देश रहा है। यानी कि सबसे ज़्यादा खराब गुणवत्ता है तो वही भारत का है 134 देशों की सूची में। उसमें वही पहला जो स्थान है बांग्लादेश का है। इसका जो स्कोर है 79.9 माइक्रोग्राम प्रति घन और पाकिस्तान दूसरे नंबर पे 73.7 माइक्रोग्राम प्रति घन रहा है। वही भारत 8 सबसे प्रदूषित देश रहा है। यानी कि भारत की सांद्रता 8 सबसे प्रदूषित देश में रहा है लगभग 2.5 फाइन पार्टिकुलेट मैटर कहा जाता है इसे। और ये कण 2.5 जो है माइक्रो या छोटे आकार के होते हैं और ये सांस लेने के दरमियान निचले श्वसन तंत्र में पहुंच जाता है और हमें दिक्कत सांस लेने में बाधा उत्पन्न देती है। हम देखते हैं कि दिल की बीमारी भी हमें पड़ सकती है, जो फेफड़े में दर्द उठता है। वहीं बेगूसराय जो औसतन है 118.9 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर 2.5 सांद्रता के साथ वैश्विक स्तर पर सबसे प्रदूषित महानगर। पूरे विश्व में अगर कोई प्रदूषित महानगर है तो वो कौन है? बेगूसराय है, जो कहाँ है? बिहार में स्थित है। वही देखते हैं इसके अंतर्गत WHO के अनुसार दुनिया भर में हर साल लगभग 70 लाख लोग वायु के कारण समय पूर्व मौत हो जाता है। यानी कि खराब वायु के कारण इसकी मौत हो जाती है और इसके कारण जो कैंसर, आघात, फेफड़ों की बीमारी और समेत कई सारे अनेक बीमारियां भी होती है। आपको बता दिए थे पहले ही, दुनिया के सबसे ज़्यादा 30 प्रदूषित शहरों में 22 शहर जो है वो भारत से ही है, जिसमें कि ज़्यादातर शहर दिल्ली के आसपास सटे शहरों से, दिल्ली से सटे और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से आते हैं। उत्तर भारत के लिए हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जो उत्तर भारत में देखिए अभी किसका हालत बहुत ख़राब है, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, बिहार, इसकी जो स्थिति है बहुत ही ज़्यादा खराब स्थिति है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं कुछ प्रमुख खबर क्या है। ये जो अभी हम आपको बताएं ये आपको कहीं पूछा जाने वाला क्वेश्चन बिल्कुल है, आप इसे जरूर नोट करें और इसे भूलने की भी कोशिश ना करें भूल से भी। वहीं शराब नीति पे एक नए वर्ष बढ़ाई गई अवधि। अभी हाल ही में वर्तमान में दिल्ली सरकार ने एक नई शराब नीति लाने की घोषणा की थी, लेकिन लोकसभा चुनाव के कारण इस शराब नीति को अगले कार्यकाल के लिए बढ़ा दी। यानी कि अभी जो वर्तमान में पुरानी नीति ही जारी रहेगी। यहाँ दिया गया 2024-25 में शराब की बिक्री पुरानी शराब नीति के अनुसार ही की जाएगी। अब तक के लिए नई नीति तैयार नहीं हो चुकी है इसीलिए ऐसा किया जा रहा है। वहीं JLN स्टेडियम, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, JLN जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में सभी खेलों को अभी कार्यक्रम पर रोक लगा दिया, क्योंकि इसमें देखा गया है कि अग्निशमन विभाग ने स्टेडियम में को नोटिस दिया गया है कि यहाँ पे आग से बचाव के लिए कुछ उपाय नहीं किया गया, इसलिए कुछ समय के लिए इसे रोक लगा दी गई है कि कुछ समय तक इसमें खेल नहीं किया जा सकता है। वहीं ईडी के समन के खिलाफ देखते हैं फिर केजरीवाल ने हाईकोर्ट में अपील की है।
वहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक हाई कोर्ट ने एक बात कह दी है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को यह आदेश दे दिया है कि सभी जितने भी राष्ट्रीय राजधानी में सभी बार एसोसिएशन के जो चुनाव है 2 साल के समय पर कार्यकाल के लिए एक ही दिन में होगा। ये 2 साल के लिए हो रहा है और एक ही दिन कराए जाने के बारे में बात कही गई है। वही देखते हैं फ्रेंड्स, चंबल घाटी में घर घर नजर आ रही है अभी गोरैया। गोरैया संरक्षण के लिए जो कार्य किया जा रहा था, गोरैया को ब्रिटेन रॉयल सोसाइटी ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ वार्ड्स ने भारत को लेकर के इसे रेड लिस्ट में दे दिया गया था। ये जो रेड लिस्ट में शामिल था, रेड लिस्ट में जो बहुत कम मिलते हैं, इसीलिए इसे रेड लिस्ट में शामिल कर दिया गया था। ऑफ बर्ड्स ने भारत को लेकर के विश्व के विभिन्न हिस्सों में अनुसंधानकर्ताओं द्वारा किए गए अध्ययनों के आधार पर गोरैया को लाल सूची में डाल दिया गया था। इसके बावजूद चंबल घाटी में हजारों तादाद के गोरैया देखने को मिल रहा है। गोरैया लगभग 2012 में अखिलेश सरकार में गोरैया के संरक्षण की दिशा में शुरू किए गए प्रदेश व्यापी अभियान का यह असर हुआ है। यानी कि इसे 2012 में जो अखिलेश सरकार थे तभी गोरैया संरक्षण के लिए एक अभियान चलाया गया था। इसी अभियान के कारण अभी देखा जा रहा है कि चंबल घाटी में गोरैया की संख्या बढ़ती नजर आ रही है। वहीं अभी जो रामनाथ गोयनका पुरस्कार दिया गया 2021-22 के लिए, आप इसे यहाँ से आराम से देख सकते हैं। और इसे हो सके तो वैसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है ये कौन सा संस्करण था, बस इतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें। और हो सके तो अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं हमारे इस क्लास से। अलग अलग क्षेत्रों में दिया जा रहा है, आप देख पा रहे हैं कि किस किस क्षेत्र में हिंदी के लिए यानी कि भाषा के लिए, क्षेत्रीय भाषा के लिए दिया जा रहा है। पर्यावरण, विज्ञान और तकनीकी विषयों के लिए भी दिया जा रहा है। अदृश्य भारत को उजागर करने के लिए दिया जा रहा है। व्यापार और आर्थिक पत्रकारिता के लिए दिया जा रहा है। राजनीतिक और सरकार की रिपोर्टिंग के लिए, खेल पत्रकारिता के लिए और खोजी पत्रकारिता, फीचर लेखन इत्यादि के लिए क्या कर दिया जा रहा है। वही देखते हैं, लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज जारी हो सकता है अधिसूचना। यानी कि आज जारी हो सकता है। पहले चरण में कई सारे राज्यों में चुनाव, वहीं बिहार में देखते हैं तो 7वें चरण में चुनाव कराए जाने के बारे में बात की गई है। वहीं 20 मार्च को पहले चरण के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने के बाद नामांकन दाखिल करने की जो अंतिम तिथि है 27 मार्च को, और नामांकन पत्रों की जांच के लिए 28 मार्च को, और नामांकन वापसी के लिए 30 मार्च तक की डेट दिया गया है। इसके बाद 19 अप्रैल को मतदान होगा और 4 जून को मतदान के परिणाम जारी कर दिया जाएगा। 21 राज्यों में जो पहले चरण है, इसमें 21 राज्यों में तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, बिहार, असम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, पुदुचेरी शामिल है। लगभग तमिलनाडु के 39 लोकसभा सीटों के लिए इसका 19 अप्रैल को मतदान कराया जाएगा। वही देखते हैं कि कई सारे राज्य ऐसे हैं जो तीनों चरण में, 7वें चरण में वह चुनाव होगा। वहीं जहाँ जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ऐसे 3 राज्य हैं जिनमें चुनाव से जुड़े सभी 7 चरणों में मतदान कराया जा रहा है। इसलिए में ये इम्पोर्टेंट होगा कि 7वें चरण में मतदान किस राज्य में हुआ। तो इसलिए आप उसको पढ़ सकते हैं, नोट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या है और खबर। अभी जमानत राशि क्या होता है कि जब लोकसभा चुनाव कराया जाता है तो इसमें जो होता है किसी की जमानत राशि जमा करनी होती है, जो कि 1951 के आसपास लगभग जमानत राशि उस समय 500 के आसपास ही थी, जो वर्तमान में बढ़कर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 12,500 और नॉर्मल के जनरल जाति के लिए 25,000 रुपये रखी गई है। अगर आपको चुनाव वैध मतों का 1/6 मत, यानी कि अगर कोई 100 मत दिया तो उसका 1/6 मत अगर आपको प्राप्त नहीं होता है तो आपका जो ये जमानत राशि है वो जब्त कर ली जाएगी। माना जाता है कि जमानत राशि का जब्त किया जाना क्या होता है, एक अपमानजनक बात होती है। वहीं अगर आप 1/6 मत लेके आ जाते हैं तो ये एक सम्मान की तरह देखा जाने वाली बात है। चलिए थोड़ा सा इसको पुराने खबर से भी देखते हैं कि 1951 में जब चुनाव हुआ था तभी से लेकर के अभी तक में लगभग 71,000 प्रत्याशी के जो कुल मत जब्त किया जा चुका है। और टोटल प्रत्याशी कितने भाग लिए हैं 2019 तक का चुनाव में 91,160 प्रत्याशी भाग लिया है। और उसमें से 71,246 प्रत्याशी का मत जब्त कर लिया गया, यानी 75% का जमा कर लिया गया। वही 1951 में जमानत राशि जो था 500 रुपये और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 250 रुपये थी।
2019 में लगभग 86% उम्मीदवार का जो जमानत है जब्त कर लिया गया था। दो 2019 में सबसे ज़्यादा अगर जमानत किसी का जब्त हुआ था तो वो बहुजन समाज पार्टी का। इन्होंने 383 सीट पे प्रत्याशी उतारे थे और 345 में इनका जमानत जब्त हो गया, जो कि पूरी तरीके से हार हो गई थी और इसीलिए जमानत भी जब्त हो गया था। वहीं कांग्रेस का 421 सीट पर चुनाव लड़ा और 148 सीट पे उम्मीदवार अपनी जमानत गंवा बैठा था, यानी कि जमानत भी नहीं प्राप्त करेगा। वहीं चुनाव के लिए केंद्रीय बलों ने लगभग 70 कंपनियों त्रिपुरा भेजा, यानी 70 बटालियन को कहाँ भेज दिया? त्रिपुरा। वहाँ पे अच्छे तरीके से चुनाव कराया जा सके, इसलिए उसे कहाँ भेज दिया गया? वहाँ भेज दिया। इस बार चुनाव आयकर का मुख्य टैग क्या होगा? आप इसे जरूर बताइएगा कमेंट में पता करके। आरबीआई की अर्थव्यवस्था पर जारी लेखों में दावा किया गया कि भारत लगभग इस बार की जीडीपी में 8% का भारत का स्पीड रहेगी, क्योंकि वर्तमान में किसी भी देश की तुलना में भारत की जीडीपी तेजी से बढ़ रहा है और वर्तमान में जो 3 नंबर पे है, जापान को हटा करके जर्मनी 3 नंबर के वैश्विक जीडीपी के स्तर पर आ चुका है, जिसमें देखते हैं कि भारत ये तीसरे नंबर की लड़ाई के लिए लड़ रही है। वहीं अडानी ग्रीन एनर्जी के बारे में भी दिया गया, रिश्वतखोरी की जांच के लिए अमेरिका में ऐसा किया गया है। अडानी ग्रीन एनर्जी ने अमेरिका में रिश्वतखोरी की जांच के लिए बात को मानी है। आप इसे पढ़ सकते हैं क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए हम छोड़ रहे हैं। वहीं अवमानना के मामले में रामदेव और बालकृष्णन को सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया है। इसमें ये रीज़न ये हुआ था कि बाबा रामदेव की जो कंपनी है पतंजलि, ये एक अमानवीय प्रकार की प्रचार को दिखाता, एडवर्टीजमेंट किया था, जो कि संभव नहीं है, इसीलिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट में हाजिर देने के लिए बुला लिया गया। जय बाबा रामदेव की। जाइए, आप लोग को पता होगा कि भारत में कानून से बढ़कर कुछ भी नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। उसको अच्छे से गियर में लेगा भी रामदेव बाबा को। वही बार बार प्रतिक्रिया, चीन का कहना है कि जो अरुणाचल प्रदेश है तिब्बत का जियांग क्षेत्र है, इसी के खिलाफ भारत ने अरुणाचल प्रदेश का अभिन्न हिस्सा माना है। भारत के विदेश मंत्री ने फिर दोबारा कहा है कि अरुणाचल प्रदेश जो है भारत का एक अभिन्न हिस्सा है, ये किसी भी तरीके से चीन के क्षेत्र में नहीं आता है। भारत ने क्षेत्र को मनगढ़ंत नाम देने की चीन के कदम के लिए भी खारिज कर दिया है। चीन ने इसे जियांग प्रदेश कहा है। वही भारत और अमेरिका के बीच में जो H1B1 वीज़ा के लिए पंजीकरण के लिए, ये जो H1B1 वीज़ा अमेरिका में रहते हुए और प्रवासी मजदूर जो है वहाँ पे रहने वाले, उनको वहाँ पे रहते हुए ही इस वीज़ा को रिन्यूअल करा लिया जाएगा और इसकी तारीख अब जो बढ़ा करके 22 मार्च को पूर्वी समय अनुसार दोपहर 12 बजे तक खत्म हो जाएगा। यानी कि अब जो है 2025, ये कब तक खत्म होने के बारे में 22 मार्च तक ये खत्म हो जाएगा, यानी कि 22 मार्च से पहले आप उस वीज़ा को रिन्यूअल करा लीजिए। और ये लगभग 2025 में H1B1 वीज़ा का बहुत ज़्यादा मांग। अभी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के 93 पुण्यतिथि को लेकर के पाकिस्तान में की अदालत ने मंगलवार को लाहौर के पुलिस प्रखंड में स्वतंत्र सेनानियों के लिए पुण्यतिथि मनाने के अनुरोध पर फैसला करने के लिए निर्देश दिया है। वहीं भगत सिंह मेमोरियल फाउंडेशन पाकिस्तान के अध्यक्ष वकील इम्तियाज राशिद कुरैशी द्वारा पिछले सप्ताह और उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी कि उन्हें अदालत के अनुरोध पर किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए यहाँ सादमान चौक पर 23 मार्च को होने वाले कार्यक्रम के लिए पुख्ता सुरक्षा प्रदान करें। अब बताइएगा कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था और भगत सिंह ने किसकी हत्या करने और कब इनको फांसी दिया गया था। आप ये कमेंट में ज़रूर बताएं कि भगत सिंह को कब फांसी दिया गया था और हमारे देश के लिए वे शहादत हो गए थे। वहीं चीन के में जो हांगकांग ने नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित किया गया और सरकार की असहमति पर अंकुश लगाने का अधिक शक्ति दी। वहीं की हांगकांग विधायक ने मंगलवार को ये राष्ट्रीय कानून पारित किया गया और इसके खिलाफ इसमें 2019 में लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शकों के कारण हुई राजनीतिक कार्रवाई को नवीनतम कदम के रूप में देखा जा रहा है। वहीं हांगकांग के विधान परिषद में चुनावी बदलाव के बाद चीन के प्रति निष्ठा रखने वाले का दबदबा है।
और विधायी परिषद ने विरोधी आवाज़ को दबाने के लिए ये जो है, जो विरोधी आवाज़ है उसे दबाने के लिए ये कानून लाया गया है कि चीन में कोई लोकतंत्र नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। क्या होता है लोकतंत्र, कोई लेना देना नहीं है। समाप्त करते हुए विक्रम सिंघे ने सोमवार को मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान घोषणा की पहले राष्ट्रपति चुनाव होगा। ये उतना इम्पोर्टेंट है, बस इतना जान लीजिए कि श्रीलंका का राष्ट्रपति कौन है, विक्रम सिंघे। वही हिंद महासागर में डकैती, चलिए देखते हैं क्या है ये। हिंद महासागर में डकैती को लेकर के आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत प्रतिबद्ध है, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है। इन्होंने अभी बुल्गारिया के जहाज और उनके कुछ चालक दल को उनसे छुड़ाया है। इसके साथ ही बुल्गारिया के जो राष्ट्रपति है रूमेन रादेव ने भारत का शुक्रिया अदा किया है और उनका आभार प्रकट भी किया है। और भगवान के बुद्ध के जो कुछ अवशेष थाईलैंड भेजे गए थे, भगवान बुद्ध और उनके कुछ शिष्यों के अवशेष थाईलैंड भेजे गए थे, उन्हें यानी प्रदर्शनी लगाने के लिए भेजा गया था, अब उन्हें वापस लाया गया। वही देखते हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्थ में होगा मैच। और अभी हाल ही में देखते हैं कि T20 अफगानिस्तान जाने से ऑस्ट्रेलिया टीम ने इनकार कर दिया T20 श्रृंखला से, क्योंकि उन्होंने ये दलील दी है कि अफगानिस्तान में महिलाओं की खराब स्थिति है। वहीं इन्होंने कहा है कि तालिबान ने अफगानिस्तान में सत्ता में लौटने के बाद लड़कियों को स्कूल कॉलेज जाने पर रोक लगा दिया गया है और यहाँ तक कि वहाँ के महिला क्रिकेटरों पर भी बैन कर दिया गया है। अफगानिस्तान ने ICC का एकमात्र पूर्णकालिक सदस्य रहा जिसने दक्षिण अफ्रीका में खेले गए अंडर-19 महिला T20 विश्व कप, अभी जो हुआ अंडर-19 महिला T20 विश्व कप में अपनी टीम नहीं भेजी थी, क्योंकि वहाँ पे महिलाओं को क्रिकेट पर खेलने से रोक लगा दिया गया है। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ जाने से इनकार कर दिया है। वहीं ऋषभ पंत देखते हैं इस बार दिल्ली कैपिटल्स IPL में दिल्ली कैपिटल्स की कमान संभालेंगे, क्योंकि उन्हें पिछले साल एक्सीडेंट के कारण वो खेल नहीं पाए थे और इस बार वो पूरी तरीके से इंजरी से उभर कर सामने आ सकते हैं। फ्रेंड्स, धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा क्लास अच्छा लगा हो, इसलिए आप इस क्लास को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और जो मुख्य खबर है आप उसे जरूर नोट कर लें। जाते जाते एक न्यूज़ और देख लेते हैं। अभी हाल ही में बैडमिंटन में जो भारतीय लक्ष्य सेन है, इन्होंने 5 पायदान ऊपर छलांग लगाकर 13वें स्थान पर आ गए हैं। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर हम लोग अगले क्लास में।